मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको स्मरण होगा कि ठीक इससे पहले के एपिसोड में मैंने आपको एक विनम्र सलाह दी थी और वो ये कि बेहतर होगा कि आप समय निकाल कर पिछले एपिसोड एक बार ज़रूर सुन लें। पता नहीं आपने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपको मेरी बातों को मानना चाहिए और थोड़ा फॉलो भी करना चाहिए, यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो। हाँ, यदि रिजल्ट आप नहीं चाहते हैं तो फिर बात अलग है। दोस्तों, मैं यूं ही कोई बात नहीं कह दिया करता हूँ। बहुत ही लंबे अनुभव के बाद, बहुत से प्रयोग करने के बाद, बहुत से लोगों से बातचीत करने के बाद जो निष्कर्ष मुझे मिले हैं, केवल उन्हीं निष्कर्षों को मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। ये थोथे निष्कर्ष नहीं है, ये काम करेंगे, ये बहुत ही व्यावहारिक हैं। तो प्लीज़, यदि आपने ऐसा नहीं किया हो तो अब आप एक बार जरूर ऐसा करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आगे जो एपिसोड आप सुनने जा रहे हैं, आप उनके साथ सही मायने में न्याय कर सकेंगे, उन्हें सही तरीके से समझ सकेंगे। समझना तो एक छोटा सा शब्द है। मुझे लगता है कि उन बातों को सही रूप में आप आत्मसात कर सकेंगे, और जैसी कोई चीज आत्मसात होती है, कोई बात आत्मसात होती है, वो हमारे आचरण में ऑटोमेटिक तरीके से ढलने लगती है। इसलिए मैंने ये विशेष अनुरोध आप सबसे किया था। दोस्तों, खैर, इस एपिसोड में मैं आप सबसे तैयारी की रणनीति पर बात करने जा रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं कि तैयारी की रणनीति, तो मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं कि इतने इतने पेपर होते हैं और उसमें इतने इतने मार्क्स होते हैं और सिलेक्शन के लिए आपको इतना इतना चाहिए। नहीं, ये तो इन्फॉर्मेशन है। ये रणनीति कहाँ है? रणनीति का मतलब क्या होता है? रणनीति का मतलब तैयारी करने का ढंग बताना नहीं है। अब एक सेना है, सेना जब प्रशिक्षित हो रही होती है, जब उसे प्रशिक्षण दिया जा रहा होता है, तब थोड़ी कहते हैं हम कि कोई रणनीति सिखाई जा रही है। रणनीति एक्सक्लूसिव होती है, यानी कि अब युद्ध होने को है, सामने दुश्मन की सेना आ चुकी है, उसके बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और अब उस दुश्मन की सेना को पराजित कैसे किया जाए उसके बारे में सोचना रणनीति होती है। यानी कि अब तो बिल्कुल आप इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर आ गए हैं। वह रणनीति होती है कि हम सामने वाले को पराजित कैसे करें। तो दोस्तों, मैं अब जो आपसे बात करने जा रहा हूं वह सामान्य किस्म की तैयारी के बारे में नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम लोग इन विषयों पर बात कर चुके हैं। मैं रणनीति की बात कर रहा हूं। रणनीति का मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं है। यहां मैं जो बात करने जा रहा हूं वो एक सामान्य रणनीति ही मानकर आप चलें, क्योंकि पर्टिकुलर ईयर के बारे में तो बात करना संभव नहीं है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपके पास सिलेबस है। सिलेबस की तो आपको बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सिलेबस वही नहीं है जो यूपीएससी ने प्रिस्क्राइब किया है। वो तो एक तरह से आइसबर्ग जैसा है। जैसे आइसबर्ग होता है कि उसका केवल 1/16वां भाग आपको दिखाई देता है ऊपर की तरफ, बाकी हिस्सा तो पानी के नीचे होता है जो दिखाई नहीं देता। सिलेबस भी यूपीएससी का लगभग लगभग यही है। उसका छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, उसका छोटा सा टिप्स आपको दिखाई देता है, बाकी तो सारा का सारा हिस्सा पानी के अंदर होता है, अननोन होता है, बिटवीन द लाइंस। तो सिलेबस तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसमें टॉपिक्स की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि अच्छा, इतने टॉपिक्स मुझे तैयार करने हैं। हम लोगों ने जो ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं उसमें ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं। बहुत ही डिटेल्स में क्या क्या टॉपिक्स उसके अंदर आएंगे, उन सब पर लेक्चर तैयार किए गए हैं, और उन सब पर ही पॉइंट वाइज नोट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। आपको भी ऐसा करना चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी दूसरे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, वे भी आपको इसी तरह से लेक्चर उपलब्ध कराएंगे डिटेल में। या फिर आप अपनी तरफ से ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए, कंप्लीट लिस्ट। और ये इस तरीके की लिस्ट हो कि कोई बात छूटी न हो। 1 2 4 5 अलग से अधिक हो जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन कोई छूटने ना पाए। तो अब आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट है, ठीक है। अब जो आपकी तैयारी होगी रणनीति के तहत, फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लेवल की तैयारी होगी, या इसे कह लीजिए कि फर्स्ट लेयर की तैयारी, एक स्तर की तैयारी, एक सतह की तैयारी, ये तैयारी डिटेल्स की तैयारी होगी। डिटेल्स की तैयारी, डिटेल्स की तैयारी कहने का मतलब है कि जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है उसे आपको पढ़ना है। याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे के पूरे सिलेबस को आपको समझना है। उस पूरे के पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना है। जब मैं कह रहा हूं पढ़ना है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी उपन्यास और कहानी की तरह पढ़ना है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है,
थोड़ा सा समझते हुए पढ़ना है, इत्मीनान के साथ पढ़ना है। जहां बातें एकदम ही समझ में नहीं आ रही हैं उन्हें समझने की कोशिश भी करनी है। फर्राटे से केवल गुजर जाना नहीं है, इत्मीनान के साथ पढ़ना, एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज पर ही सेकेंड या थर्ड स्टेज के पैटर्न पर पढ़ने लगते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि अरे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो इस टॉपिक को छोड़ दो, अरे इस टॉपिक को छोड़ दो। यानी कि वे अपने लिए शुरू से ही सिलेक्शन के क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मुझे इसे छोड़ देना है। जी हाँ, बिल्कुल आपको भी ऐसा ही करना होगा, लेकिन प्लीज नोट इट डाउन कि वो इस स्टेज पर नहीं, सेकेंड और थर्ड स्टेज पर जाकर के हम ड्रॉप करेंगे। क्योंकि जब आप एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे होते हैं और जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो बेस लाइन से जो सामान आप लाद करके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं वही सामान लाद करके ऊपर तक थोड़ी पहुंचते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते चले जाते हैं वजन को ड्रॉप करते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, खुद को हल्का करते चले जाते हैं। ये एक पैटर्न है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो उसमें तो ये पैटर्न बहुत ही जरूरी हो जाता है। और सिविल सर्विस एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही नहीं है बल्कि एवरेस्ट की चढ़ाई वाली प्रतियोगी परीक्षा है। तो आपको इस पैटर्न को लेकर के तो चलना ही होगा, लेकिन शुरुआत में नहीं। प्लीज, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, शुरुआत में नहीं। क्योंकि जो ज्ञान का क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, वो इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ होता है। अगर आप कुछ पोर्शन को इनिशियल स्टेज पर छोड़ देंगे तो पता लगा कि दूसरे जो पोर्शंस हैं जिन्हें आप इंपॉर्टेंट मान करके चल रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट हैं भी, उन्हें अच्छे तरीके से समझने में दिक्कत होगी। क्योंकि लिंक टूट गया ना, वो आपने छोड़ दिया है, वह दृश्य आपने देखा नहीं है। और इसे समझने के लिए जो आप तैयार कर रहे हैं उसकी जरूरत थी। इसलिए मैंने कहा कि चूंकि एक ही विषय के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो महत्वहीन क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मान करके चले कि अगर वो इतने महत्वहीन होते, बिल्कुल फालतू ही होते, बोझ ही होते, तो सिलेबस से उसे निकाल दिया जाता। अगर सिलेबस में वो है, इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई रोल है। प्लीज ये दिमाग में आप रखिए। तो फर्स्ट स्टेज में आप पूरे सिलेबस को पढ़ें, इत्मीनान के साथ पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे सिलेबस पर अपनी कमांड बना लें, अपनी पकड़ बना लें, लेकिन इस तरीके से तो आप पढ़े ही कि अल्टीमेटली कुछ चीजें आपके समझ में आ रही हैं। पूरा का पूरा एक दृश्य तो आपके दिमाग में उस विषय का बन ही गया है, राइट। और ये सभी विषयों के साथ आपको करना है, किसी एक विषय के साथ नहीं। जो भी आपका सिलेबस है उन सब के साथ ये करना है। भले ही थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन प्लीज दोस्तों, आप इसे वक्त दीजिए। वक्त देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप वक्त नहीं देंगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह सिद्ध हो जाएगा ये। प्लीज, अब आप सेकेंड स्टेज पर आएंगे। जो सेकेंड स्टेज है वो हमारे अब थोड़े से स्क्रीनिंग का स्टेज है। अब हम बकायदे इस स्टेज पर पहुंच करके लगभग 20 से 25% सिलेबस को छोड़ सकते हैं। अब ये 20 से 25% सिलेबस कौन सा होगा, ये या तो आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है, या जो आपके मेंटर हैं वो आपको बताएंगे, ऑफलाइन क्लासेस के मेंटर्स आपको बताएंगे, ऑनलाइन क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे कि इन्हें आप छोड़ दीजिए, इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की इन पर जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया है, क्योंकि ये दूसरे लेक्चर्स को सुनने में आपकी मदद करेंगे। तो यहां देखिए, आप जब सेकेंड स्टेज की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप बाकायदे 25% को आप ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मेंटर नहीं मिल रहा है तो 2 मेंटर तो आपके पास हैं। नंबर 1, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्री के और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मेंस के, वो आपको बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं और पूरे विश्वसनीय तरीके से बताते हैं कि इस सिलेबस का ये जो हिस्सा है ये आप छोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं। तो 20-25% आप यहाँ छोड़ देते हैं। बीच बीच में कभी मन करे तो आप उन्हें पलट लीजिए। तो अब आपके पास 75% सिलेबस बचता है। दोस्तों, इस 75% सिलेबस में से जो 50% सिलेबस है वो आपके लिए बहुत ही कोर सिलेबस है, कोर सिलेबस है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस 50% पर आपको फोकस करना है। इस 50% पर आपको नोट्स बनाने हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो। इस 50% को तैयार करने के लिए आप दूसरी किताबों की मदद ले लीजिए और कुछ की मदद ले लीजिए और इन्हें बहुत ही सॉलिड तरीके से तैयार कीजिए, बिल्कुल चट्टान की तरह तैयार कीजिए। 50%। बाकी जो 25% बच गया उसे आप सेकेंडरी में रखिए। सेकेंडरी का मतलब यह हुआ कि आपको जरूरी नहीं कि आप नोट्स बनाएं, लेकिन आप उसे एकदम नहीं छोड़ सकते। जैसा कि आपने 25% को छोड़ दिया है, उस तरीके से आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते,
है ना। ये आपसे जुड़े रहेंगे, बीच बीच में आप इन्हें देख लेंगे, थोड़ी सी नजर भी मार लेंगे, इत्मीनान के साथ पढ़ भी लेंगे, लेकिन उतने अच्छे से तैयार नहीं करेंगे कि उसे आप अलग अलग डायमेंशंस के रूप में देख रहे हो। जो मैंने 50% जो कोर सिलेबस कहा है, आपको इसे अलग अलग डायमेंशंस में देखना है। इस कोण से भी देखना है, उस कोण से भी देखना है। इसे केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि यही वो विषय हैं जिन पर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना है। यही वो टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के अकेले में आपको विचार करना है। यही वो टॉपिक्स हैं जिन पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये जो 50% है, और ये जो 25% जो बच गया है, ये सामान्य तरीके से है। कभी कभी आपने देख लिया, नजर मार ली, कभी मन किया पढ़ लिया, लेकिन आप इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, ये 3 स्तरीय तैयारियां होती हैं और यही इसकी सही रणनीति है। सभी को एक जैसा मानकर एक साथ लेकर चलने की जो नीति होगी, मुझे लगता है कि कम से कम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से तो व्यावहारिक नीति नहीं है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।